जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं मध्य एशिया से संपर्क के प्रभाव। मध्य एशिया से संपर्क अर्थात जो विदेशी आक्रमणकारी जैसे यूनानी, शक, पहलव, कुषाण यहाँ पर आकर आक्रमण किए और यहाँ पर कुछ समय के लिए रहे, तो उनके द्वारा जो भी रहन सहन नीतियाँ यहाँ पर लागू हुई, उसका जो है भारत पर विशेष प्रभाव पड़ा। जैसे यहाँ पर निर्माण की व्यवस्था, व्यापार की व्यवस्था, धार्मिक नीति, मुद्रा की स्थिति, खेती आदि ये सब जो है काफ़ी प्रभावित हुए, इनमें काफ़ी परिवर्तन आए। तो वही जो है इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य एशिया के से जो संपर्क हुआ, उससे भारत में क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव आया, कुछ नई चीज़ें प्राप्त हुई, कुछ खोनी पड़ी। तो ये सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं भवन और मृदभांड। शक कुषाण काल में भवन निर्माण के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया गया। खपरेल अर्थात टाइलों का प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया गया। शक कुषाण काल में भवन निर्माण का कार्य हुआ और जो भवन बने वो पक्की ईंटों की बनी और फर्श पर जो है टाइल्स भी लगे, छत पर भी और नीचे भी, जिसे खपरेल भी कहा जाता था। कुषाण काल का प्रमुख मृदभांड लाल बर्तन है जो सफ़ेद और पालिशदार है तथा बनावट में मध्यम से उत्तम तक है। इसके अतिरिक्त फुहारों और टोटियों वाले पात्र असाधारण है। अच्छा, ये ध्यान देना कि कुषाण काल में ही जो है फुहारों और टोटियों का इस्तेमाल हुआ। इस काल की प्रमुख विशेषता ईंटों के कुओं का निर्माण है। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ईंटों के कुओं का निर्माण हुआ। उत्कृष्ट अश्वारोही सेना। उत्कृष्ट अश्वारोही सेना अर्थात जो घोड़े वाली सेना थी, घुड़सवार जो सैनिक थी, उनकी जो है उत्कृष्ट व्यवस्था थी। बहुत अच्छी तरह से जो है उनकी व्यवस्था की गई। उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वारोही सेना और अश्वारोहण की परंपरा चलाई तथा लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया। उन्होंने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया। शक और कुषाण विलक्षण अश्वारोही थे, अर्थात जो शक और कुषाण थे ये विलक्षण काफ़ी अच्छे किस्म के अश्वारोही थे। बहुत अच्छी तरह से घोड़े को चला लेते थे। अफगानिस्तान के बेग्राम में कुषाण काल की पकी मिट्टी की घुड़सवारों की मूर्तियां मिली हैं। अफगानिस्तान के बेग्राम में कुषाण काल की पकी मिट्टी की घुड़सवारों की मूर्तियां मिली हैं, जिनसे घुड़सवारी में उनकी गहरी रुचि प्रदर्शित होती है, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग गहरी रुचि अर्थात घुड़सवारी करने में ज़्यादा रुचि लेते थे। वे रस्सी से एक प्रकार का अंगूठा रकाब लगाते थे, जिससे उन्हें घुड़सवारी में सुविधा होती थी। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिक अर्थात कुर्ती, पाजामा और भारी लंबे कोट पहनने का प्रचलन चलाया। शकों और कुषाणों ने पगड़ी का प्रचलन प्रारंभ किया, कुर्ती पहनने का तथा पायजामा पहनने का और लंबे कोट पहनने का प्रचलन भी शकों और कुषाणों ने प्रारंभ किया। मध्य एशिया के लोगों ने यहाँ टोपी, शिरस्त्राण और बूट चलाए, जिनका प्रयोग योद्धा करते थे। मध्य एशिया के लोगों ने अर्थात वही शक, कुषाण, यूनानियों ने इन्होंने सिर पर टोपी पहनना, शिरस्त्राण अर्थात सर पर जो है कवच पहनना और बूट जूते पहनना, इसका प्रयोग इसलिए करते थे जब युद्ध करते थे, ताकि युद्ध में ये सहायक हो, सर पर चोट न लग सके। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़े विभिन्न टॉपिक हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो इसलिए आप से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है पूरा वीडियो देखिएगा। व्यापार एवं खेती। तो जो व्यापार और खेती है वो देखते हैं। भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से प्रचुर मात्रा में सोना प्राप्त हुआ था। भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से बहुत सारा सोना मिला। कुषाणों ने रेशम के उस प्रख्यात मार्ग पर नियंत्रण कर लिया जो चीन से प्रारंभ होकर कुषाण साम्राज्य में शामिल मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था। कुषाणों ने रेशम के उस प्रख्यात मार्ग पर नियंत्रण कर लिया
रेशम का जो मार्ग था उस पर जो है अपना अधिकार कर लिया, जो चीन से शुरू होता था और अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान तक जाता था। पूर्वी भूमध्य सागरीय अंचल में रोमन साम्राज्य के अधीन पश्चिम एशिया में भी जाता था। यह रेशम मार्ग कुषाणों की आय का बड़ा स्रोत था तथा वे इस मार्ग पर व्यापारियों से उगाही गई चुंगी के कारण ही विशाल व समृद्ध साम्राज्य स्थापित कर सके। यह रेशम जो मार्ग था वह कुषाणों की आय का बड़ा स्रोत था। उनको जो है इससे बहुत फायदा हुआ, जिससे उन्होंने अपना जो है विशाल साम्राज्य स्थापित किया। भारत में व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक कुषाण ही थे। सोने के सिक्के को चलाने वाले जो शासक थे वो कुषाण ही थे। कुषाणों ने खेती को बढ़ावा दिया। कुषाण काल की विस्तृत सिंचाई के पुरातात्विक अवशेष पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी मध्य एशिया में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं राज्य व्यवस्था। वहाँ की राज्य व्यवस्था, उस समय की राज्य व्यवस्था कैसी थी। कुषाण शासकों ने महाराजाधिराज की गौरवपूर्ण उपाधि धारण की तथा शकों और कुषाणों ने इस भावना को बढ़ावा दिया कि राजा देवता का अवतार होता है। ध्यान देना, शकों और कुषाणों ने इस भावना को बढ़ावा दिया कि जो राजा होता है वो देवता का अवतार होता है। वे उपाधि भी धारण करना प्रारंभ किए। उसमें आप देख सकते हैं कि महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी। कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे। जो कुषाण शासक होते थे उन्हें देवपुत्र कहा जाता था। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि कहाँ से ली? चीनियों से ली, जो अपने शासक को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। चीनी लोग जो है अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। कुषाणों ने राज्य शासन में छत्र प्रणाली चलाई। साम्राज्य अनेक छत्रपियों अर्थात उपराज्यों में विभक्त कर दिया गया तथा प्रत्येक छत्रपी एक एक छत्रप के शासन में छोड़ दिया गया। कुषाण शासकों ने भारत में कुछ अनोखी प्रथाएं प्रारंभ की गई, जैसे 2 आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन, जिसमें एक ही समय एक ही राज्य पर 2 शासकों का शासन हो सकता था। अब देखते हैं हम धार्मिक विकास। नहीं, इससे पहले थोड़ा सा और टॉपिक बचा, उसे देख लेते हैं। जैसे यूनानियों ने सेनानी शासन अर्थात मिलिट्री गवर्नरशिप की परिपाटी चलाई। यूनानियों ने सेनानी शासन की परिपाटी चलाई। इसके लिए शासक सेनानियों की नियुक्ति करते थे। इसके लिए शासक जो होते थे वो सेनानियों की नियुक्ति करते थे, जो यूनानी भाषा में स्ट्रेटोगोस कहलाते थे। जो सेनानी नियुक्त होते थे उन्हें यूनानी भाषा में स्ट्रेटोगोस कहा जाता था। अब हम देखते हैं धार्मिक विकास। धार्मिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, उस समय की धार्मिक स्थिति क्या थी। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा, जो वर्तमान में विदिशा जिले का मुख्यालय है, में ईसा पूर्व लगभग 2री सदी के मध्य में वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ बनवाया। वासुदेव की पहचान विष्णु से की गई है। हेलियोडोरस ने एक स्तंभ बनवाया था और वो स्तंभ वासुदेव का था और वासुदेव की पहचान विष्णु से की गई है। प्रख्यात यूनानी शासक मिनांडर बौद्ध हो गया। जो सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था वो बौद्ध बन गया और बौद्धाचार्य नागसेन उर्फ नागार्जुन के साथ हुआ। उसका प्रश्नोत्तर मौर्योत्तर काल के बौद्धिक इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। अर्थात नागसेन और मिनांडर के बीच जो प्रश्नोत्तर हुआ वो जो है इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। नागसेन द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में नागसेन एवं मिनांडर के बीच हुए संवाद का उल्लेख है। नागसेन द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ रचित है जिसे कहा जाता है मिलिंद पन्नों। उसमें नागसेन एवं मिनांडर के बीच जो संवाद हुआ है वो उल्लिखित है अर्थात लिखा गया है। कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। कुषाण शासक शिव को भी मानते थे और बुद्ध को भी मानते थे। तदनुसार कुषाण मुद्राओं पर इन दोनों देवताओं के चित्र मिलते हैं। बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव। अब हम देखते हैं बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव कि महायान संप्रदाय का उद्भव कैसे कब हुआ। तो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा के मठ क्षेत्रों से अत्यधिक मात्रा में सिक्के मिले हैं। तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों के दैनिक जीवन के नियमों में सरलता आई। अब वे सोना चांदी का प्रयोग करने लगे, मांस खाने लगे और उत्तम कपड़े पहनने लगे। जो भिक्षु और भिक्षुणी थे
अब वे भी विलासी होने लगे। वे सोना चांदी का उपयोग करने लगे, मांस खाने लगे तथा जो है विलासी अर्थात उत्तम कपड़े पहनने लगे। तो बौद्ध धर्म का एक नया रूप महायान कहलाया। अब इसमें जो विलासी वस्तुओं का सेवन करने लगे तो इन्होंने एक नया रूप प्राप्त किया और जिसे महायान कहा गया। और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का आरंभ होने से, बौद्ध धर्म में पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा आरंभ हो गया और जिससे मूर्ति पूजा ब्राह्मण समुदाय में भी मनाने लगे। अब ध्यान देना कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का आरंभ होने से मूर्ति पूजा ब्राह्मण समुदाय में भी मनाने लगे, अर्थात सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। उसके बाद ब्राह्मण समुदायों ने जो है मूर्ति पूजा प्रारंभ की। महायान का उदय होने पर बौद्ध धर्म का पुराना शुद्धाचारी प्यूरिटन संप्रदाय हीनयान कहलाने लगा। कनिष्क महायान का महान संरक्षक हो गया, अर्थात कनिष्क जो था वो महायान का फॉलोअर था। अब हम देखते हैं कला की गांधार और मथुरा शैली। कला की दो शैली है, पहली शैली है गांधार और दूसरी शैली है मथुरा। कुषाण शासकों ने विभिन्न शैलियों के प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों और अन्य कारीगरों को एकत्र किया। इससे कला की नई शैलियां विकसित हुई, जैसे गांधार और मथुरा। मथुरा कला के सर्वप्रथम संरक्षक हैं कुषाण, और जबकि गांधार कला के संरक्षक शक और कुषाण दोनों थे। ध्यान देना, जो मथुरा कला के संरक्षक हैं वो कुषाण है, लेकिन जो गांधार कला के संरक्षक हैं ये शक और कुषाण दोनों हैं। गांधार कला यथार्थवादी जबकि मथुरा कला आदर्शवादी है। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत गांधार का मध्य एशियाई और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मूर्तिकला की नई शैली का उदय हुआ, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं भारत और रोम की मिश्रित शैली में बनाई गईं। बुद्ध के बाल यूनान रोमन कला शैली में बनाए गए थे। गांधार कला का प्रभाव मथुरा में भी पहुंचा, हालांकि यह मूलतः देसी कला का केंद्र था। जो मथुरा था वो देसी कला का केंद्र था, यहाँ गांधार कला का भी प्रभाव पड़ा। तो मथुरा में बुद्ध की अद्भुत प्रतिमाएं बनी, परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क की सिरोहीन खड़ी मूर्ति को लेकर है। कनिष्क की जो सिरोहीन खड़ी मूर्ति है, अर्थात सिर नहीं है जिस मूर्ति में, उसकी जो है जो प्रतिमा है उससे जो है उसकी ख्याति है। जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम उत्कीर्ण है और नीचे कनिष्क का नाम लिखा गया है। तो मूर्तिकला की मथुरा शैली ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में विकसित हुई तथा इसकी लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां मथुरा के बाहर भी प्राप्त होती हैं। महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर सुंदर बौद्ध गुफाएं बनाई गईं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र हो गए। आंध्र प्रदेश में दो स्थान, जैसे एक था नागार्जुन कोंडा और दूसरा अमरावती बौद्ध, ये दोनों जो है महान कला के केंद्र हो गए, जहाँ बुद्ध के जीवन की अनेक कथाएं पट्टों पर चित्रित की गई हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पट्टचित्र गया, सांची और भरहुत में पाए जाते हैं, जो ईसा पूर्व दूसरी सदी के हैं। अब देखते हैं साहित्य और विद्या। मध्य एशिया के संपर्क से साहित्य और विद्या पर क्या प्रभाव पड़ा तथा साहित्य और विद्या की स्थिति क्या थी, ये जो है देखते हैं। काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन का काठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका समय लगभग 150 ईस्वी है। अश्वघोष को कुषाणों का संपोषण प्राप्त था। अश्वघोष को कुषाणों का संपोषण प्राप्त था अर्थात सहयोग प्राप्त था। यह कनिष्क का राजकवि था। जो अश्वघोष था यह कनिष्क का राजकवि था, अर्थात कनिष्क के दरबार में रहता था। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित के नाम से लिखी है। साथ ही उसने सौंदरानंद नामक काव्य लिखा, जो संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, अर्थात सौंदरानंद जो काव्य है वो संस्कृत भाषा में है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया, चूँकि पर्दा यूनानियों की देन थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पर्दा है वो यूनानियों की देन थी, इसलिए यह यवनिका के नाम से जाना जाता था। यूनानियों ने पर्दा
प्रथा अर्थात जो पर्दा है, जो देखते हैं आप नाटक मंच रामलीला वगैरह में पर्दा लगाया जाता है, वो पर्दा, उसका जो है प्रचलन यूनानियों ने प्रारंभ किया। तो यूनानियों ने पर्दे का जो है प्रारंभ किया, इसलिए इसे यवनिका कहा जाता है। यह यवनिका के नाम से जाना जाता था। वात्स्यायन का कामसूत्र धार्मिकेतर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है, जो धार्मिकेतर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह रतिशास्त्र या कामशास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक है, जिसमें रति और प्रीति का विवेचन किया गया है। चरक संहिता तथा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इसी काल में लिखा गया है। इसी समय जो है चरक संहिता तथा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भी लिखा गया है। दूसरी सदी ईस्वी में पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। नागार्जुन कनिष्क की राज्यसभा में थे। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता की रचना की, जिसमें शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया है। अब देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या दशा थी। तो मौर्योत्तर काल में यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रगति हुई कि यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। संस्कृत ग्रंथों में हमें ग्रह नक्षत्रों के संचार संबंधी अनेक यूनानी शब्द मिलते हैं। यूनानी शब्द होरोस्कोप संस्कृत में होरोशास्त्र हो गया, जिसका अर्थ संस्कृत में फलित ज्योतिष शास्त्र होता है। यूनानी शब्द द्रक्म भारत में द्रह्म हो गया। यूनानी शब्द जो द्रक्म था वो भारत में द्रह्म हो गया, और यूनानी शासकों ने ब्राह्मी लिपि चलाई तथा अपने सिक्कों पर अनेक भारतीय रूपांक मोटिफ चलाए। कुत्ते, मवेशी, मसाले और हाथी दांत की वस्तुएं यूनानी लोग यहाँ से बाहर भेजते थे। चरक संहिता में उन अनगिनत वनस्पतियों के नाम है जिनसे रोगों की चिकित्सा के लिए दवाइयाँ बनाई जाती थी। रोगों के इलाज में प्राचीन भारतीय वैद्य लोग मुख्यतः पौधों पर ही निर्भर थे, जिन्हें संस्कृत में औषधि कहते हैं, तथा इससे बनी दवा औषध कहलाती थी। अर्थात चरक संहिता में जो है कई अनगिनत वनस्पतियों के नाम है जिनसे काफ़ी जो है रोग ठीक हो जाते थे। काफ़ी रोगों के इलाज में जो है यही वनस्पतियों का प्रयोग होता था, जिसे जो है औषधि कहा जाता था। चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन भारत में संभवतः इसी काल से आरंभ हुआ। ध्यान देना, जो चमड़े का जूता बना अर्थात चमड़े के जूते का जो बनना प्रारंभ हुआ वो इसी काल से अर्थात मौर्योत्तर काल से ही प्रारंभ हुआ। भारत में प्रचलित तांबे के कुषाणकालीन सिक्के कुषाणकालीन सिक्के रोमन सिक्कों की नकल थी। अर्थात जो कुषाणकालीन सिक्के थे वो वैसे ही थे जैसे रोमन कालीन सिक्के। इसी प्रकार भारत में कुषाणों ने जो सोने के सिक्के ढलवाए वे रोमन स्वर्ण मुद्राओं की नकल थी। सन 27 से 28 में रोमन सम्राट अगस्टस और सन 110 से 120 ईस्वी में रोमन सम्राट ट्राजन के दरबार में भारत से राजदूत भेजे गए थे। इस काल में शीशे के काम पर विदेशी तकनीकी और तरीकों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा था। अब हम देखते हैं मौर्योत्तर युग में शिल्प, व्यापार और नगर नियोजन। शकों, कुषाणों व सातवाहनों का 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तथा प्रथम तमिल राज्यों का युग प्राचीन भारत के शिल्प व वाणिज्य के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल था। दीर्घ निकाय में लगभग 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। दीर्घ निकाय में 24 प्रकार के व्यवसाय बताए गए हैं, और महावस्तु में राजगीर में होने वाली 36 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पन्नो या मिलिंद प्रश्न में 75 व्यवसायों का वर्णन है। 75 व्यवसायों का वर्णन है। तेलंगाना स्थित करीमनगर के एक गांव में बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार आदि अलग अलग टोलों में रहते थे। सोना, चांदी, शीशा, टिन, तांबा, पीतल, लोहा और रत्न के काम वाले 8 शिल्प थे। लोहा बनाने के तकनीकी ज्ञान में विशेष प्रगति हुई। अनेक उत्खनन स्थलों पर कुषाण और सातवाहन कालीन स्तरों में लौह शिल्प की
वस्तुएं अधिकाधिक संख्या में प्राप्त हुई है। करीमनगर और नालगोंडा जिले में हथियारों के अतिरिक्त तराजू की डंडी, मूठ वाले फावड़े और कुल्हाड़ियाँ, हंसिया, फाल, उस्तरा और करछुल आदि लोहे की वस्तुएं मिली हैं। कपड़ा बनाने, रेशम बुनने और अस्त्रों एवं विलास की वस्तुओं के निर्माण में प्रगति हुई है। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का बड़ा केंद्र हो गया था। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नगर के उपांतवर्ती उरैयूर में ईंटों का बना रंगाई का हौज प्राप्त हुआ है तथा इसके अतिरिक्त अरिकमेडु में भी इस प्रकार के हौज मिले हैं। इन क्षेत्रों में करघे पर कपड़ा बुनने का व्यवसाय अधिक प्रचलित था। विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले शिल्पों में हाथी दांत का काम उल्लेखनीय है। सिक्कों की ढलाई महत्वपूर्ण शिल्प थी तथा यह सोने, चांदी, तांबे, कांसे, शीशे और पोटीन के विभिन्न प्रकार के सिक्के बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। पक्की मिट्टी की सुंदर मूर्तियां भी बनती थी जो विशाल मात्रा में पाई गई हैं। ये लगभग सभी कुषाण और सातवाहन स्थलों में पाए गए हैं। मूर्तियां अधिकतर नगर निवासी उच्च वर्गों के लिए बनती थी। शिल्पी आपस में संगठित होते थे तथा उनके संगठन का नाम श्रेणी था। जो शिल्पी थे, शिल्पकार थे, वो आपस में संगठित होते थे, तो जो उनका संगठन होता था वो श्रेणी कहलाता था। इस काल के शिल्पियों की कम से कम 24-25 श्रेणियां प्रचलित थी। इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक प्रक्रिया भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के मध्य फलता फूलता व्यापार था। भारत में यह व्यापार अधिकतर स्थल मार्ग से होता था, परंतु ईसा की पहली सदी से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा था। ब्रैकेट में देखते हैं कि ईसा प्रथम सदी के आरंभ के आसपास मानसून के रहस्य का पता लग गया, जिसके कारण अब नाविक अरब सागर के पूर्वी तटों से उसके पश्चिमी तटों तक की यात्रा अत्यधिक कम समय में तय कर सकते थे। अब हम देखते हैं विदेशी व्यापार। रोमनों ने सबसे पहले देश के सुदूर दक्षिणी हिस्सों से व्यापार आरंभ किया, इसलिए उनके सबसे पहले के सिक्के तमिल राज्यों में मिले हैं। सबसे पहले उन्होंने दक्षिण से जो है व्यापार आरंभ किया, इसलिए सबसे पहले जो सिक्के मिले वो तमिल में मिले हैं, तमिल राज्यों में मिले हैं। रोम के लोग मुख्यतः मसालों का आयात करते थे, जिनके लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। वे मध्य और दक्षिण भारत के मुख्य रूप में मलमल, मोती, रत्न और माणिक का आयात करते थे। लोहे की वस्तुएं, विशेषकर बर्तन, रोमन साम्राज्य में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। मोती, हाथी दांत, रत्न और पशु की गिनती विलासिता की वस्तुओं में की जाती थी। भारत से सीधे भेजे जाने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ वस्तुएं चीन और मध्य एशिया से भारत आती और फिर रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागों में भेजी जाती थी। रोम के लोग भारत को शराब के दोहत्थे, कलश और मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र भेजते थे। ध्यान देना, रोम के लोग जो है भारत को शराब के दोहत्थे, कलश और मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र भेजते थे, बर्तन भेजते थे। ये वस्तुएं पश्चिम बंगाल के तामलुक, पांडिचेरी के निकट के अरिकमेडु और दक्षिण भारत के कई स्थानों से खुदाई में मिली हैं। रोम से भारत आई वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण रोमन सिक्के हैं, जो प्रायः सोने और चांदी के बने हैं। रोमन लेखक प्लिनी ने 77 ईस्वी में लैटिन में लिखे नेचुरल हिस्ट्री नामक अपने विवरण में दुख प्रकट किया है कि भारत के साथ व्यापार कर रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। ध्यान देना कि रोमन लेखक प्लिनी ने लिखा है कि उन्होंने लिखा कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटा रहा है। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम ही यवन प्रिय पड़ गया। ध्यान देना, जो पश्चिम के लोग थे उनको गोल मिर्च अत्यधिक प्रिय था, इसीलिए संस्कृत में उसका नाम ही पड़ गया यवन प्रिय। भारतीय प्रायद्वीप में पाए गए रोमन सिक्कों और पात्रों की बहुतायत से इसमें संदेह नहीं रह जाता है कि रोम के साथ व्यापार में भारत लाभ की स्थिति में था
अंततोगत्वा रोम को भारत के साथ गोल मिर्च और इस्पात के माल का व्यापार बंद करना पड़ा। अब हम देखते हैं मुद्रा अर्थव्यवस्था। किसी भी राज्य की मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये देखते हैं कि मुद्रा की अर्थव्यवस्था क्या थी। कुषाण संभवतः मध्य एशिया से सोना प्राप्त करते थे। रोम से संपर्क के फलस्वरूप कुषाणों ने दीनार सदृश स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया, जो गुप्तों के शासनकाल में अधिक प्रचलित हुआ। स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग रोजमर्रा के लेन देन में नहीं होता होगा। ये लेन देन शीशे, पोटीन या तांबे के सिक्के से चलते थे। आंध्रों ने दक्कन में शीशे और पोटीन के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए। जो शहरी बस्तियां हैं ये देखते हैं, बिहार के अनेक पुरास्थल जैसे चिरांद, सोनपुर और बक्सर आदि तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक पुरास्थल खैराडीह एवं मासून कुषाण काल में समृद्ध थे। ये स्थल जो थे कुषाण काल में अत्यधिक जो है धनी थे, समृद्ध थे। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुर, सोहगौरा, भीटा और कौशाम्बी तथा इसके पश्चिमी जिलों में अतरंजी खेड़ा और कई अन्य स्थल कुषाण काल में उन्नति पर थे। ये जो जिले थे ये भी उस समय उन्नति पर थे। कुषाण काल के अन्य बताए गए भौतिक अवशेषों से प्रतीत होता है कि नगरीकरण उत्कर्ष पर पहुंच गया था। सबसे महत्वपूर्ण नगर उज्जैनी था। इसका महत्व इसलिए था क्योंकि यहाँ से गोमेद अर्थात अगेट और इंद्रगोप अर्थात कार्नेलियन पत्थरों का निर्यात होता था। यहाँ से अगेट और कार्नेलियन पत्थरों का निर्यात होता था, इसलिए यह जो है महत्वपूर्ण था। उत्खननों से ज्ञात होता है कि यहाँ 200 ईसा पूर्व के बाद मणि या मनके बनाने के लिए गोमेद, इंद्रगोप और सूर्यकांत रत्नों का काम बड़े पैमाने पर होता था। तो ये रहा जो है मौर्योत्तर कालीन अर्थात मध्य एशिया से संपर्क के प्रभाव। आपने जो भी देखा है एक बार आप दोहरा लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।